नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 18 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो विभिन्न सरकारी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हों या बैंकिंग क्षेत्र में आपके एग्ज़ाम हो या दिल्ली पुलिस या अन्य राज्यों में जो भी सरकारी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, उन सभी में ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारी जो करंट अफेयर्स की चर्चा रहेगी उसके लास्ट में हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे। तो अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और ये नेशनल अफेयर्स या राष्ट्रीय मामले के संबंध में है। और यहाँ पर हमारी पहली न्यूज़ एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के संबंध में है। देखिए, एनआईए की तरफ से एक सम्मन जारी किया गया है। एक एनजीओ है खालसा एड। आप सभी इसी से परिचित हैं कि वर्तमान में कृषि में सुधार के लिए जो 3 संशोधन लाए गए, 3 बिल के माध्यम से, उनका काफ़ी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और इसी विरोध प्रदर्शन में अगर हम देखें तो कुछ अन्य तत्व वो भी शामिल हो रहे हैं, जिनको सरकार एक तरह से मान रही है कि वो किसानों के आंदोलन का गलत उपयोग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में खालसा एड का भी एक तरह से नाम लिया गया है और उसको एनआईए की तरफ से एक सम्मन जारी किया गया है। एनआईए के इस सम्मन के बाद से जो भी किसान आंदोलन में अलग अलग संगठन शामिल हैं, उनको लेकर विवाद की स्थिति बढ़ जा रही है। क्योंकि आप देखें, एक विवादित बयान भी कई तरफ से आए हैं, जिसमें ये कहा गया कि यहाँ पर जो शामिल संगठन हैं वो खालिस्तान या अन्य तरह की जो मांगे हैं उसके बारे में भी वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। तो इन सब की जाँच करने के लिए एक तरह से एनआईए की तरफ से पहल की गई है। यहाँ पर हम एनआईए के संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एनआईए की अगर हम बात करें तो भारत में आतंकवाद रोधी यानी टेररिज्म के खिलाफ एक प्रमुख संगठन है, जो जांच एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यानी जो भी भारत में आतंकवाद से संबंधित घटनाएं हैं, उनकी जांच करने की जिम्मेदारी एनआईए की है। और इसका गठन करने का प्रमुख रूप से उद्देश्य ये था कि भारत में आतंकवादी घटनाओं को रोका जाए। और 2008 में मुंबई में जो भारत में एक प्रमुख आतंकवादी हमला हुआ, खासतौर पर जिसमें ताज होटल को टारगेट किया गया, अन्य क्षेत्रों पर भी हमले हुए थे, तो ये जो आतंकवादी घटना थी 26/11, इसने एक तरह से भारत सरकार को एक यहाँ पर संदेश दिया कि आतंकवाद को रोकने के लिए उन्हें अलग से एक संगठन की आवश्यकता है, जो आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से जांच करें और जो लोग इसमें एक तरह से लिप्त पाए जाएं, उनको दोषी साबित करके उनको सजा दिलाई जाए। आतंकवाद की जांच करने और उसको भारत में बड़े पैमाने पर बढ़ने से रोकने के लिए 31 दिसंबर 2008 को एनआईए का गठन किया गया। तो ध्यान रखें, ये केंद्र सरकार का यानी सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। केंद्रीय आतंकवाद रोधी संगठन के रूप में एक तरह से एनआईए कार्य करता है। जहां तक एनआईए का हम स्वरूप देखें तो वर्तमान में इसमें डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक के पद पर हैं योगेश चंद्र मोदी यानी वाईसी मोदी। और एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसी के साथ साथ एनआईए के 10 ब्रांच ऑफिसेज हैं, यानी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसके ब्रांच ऑफिस हैं, जहां पर वो उन क्षेत्रों में जो आतंकवाद से संबंधित घटनाएं हैं उनकी जांच करने का कार्य करता है। तो अगर हम इसके ब्रांच ऑफिसेज देखें तो हैदराबाद में है यानी तेलंगाना, गुवाहाटी असम में, केरल में कोच्चि, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मुंबई महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, छत्तीसगढ़ में रायपुर, जम्मू कश्मीर के पहाड़ पर जम्मू में, अगला चंडीगढ़ और साथ साथ रांची झारखंड में। तो ये प्रमुख 10 ब्रांच ऑफिस है एनआईए के। हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली। तो ये प्रमुख तथ्य आप एनआईए के संबंध में ध्यान रखें। एक दूसरी न्यूज पर आते हैं। ये समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा जो G7 का सम्मेलन यूके में होने वाला है जून में, उसमें आमंत्रण के संबंध में है। आप ध्यान रखें, जब हम G7 की बात करते हैं तो ये विकसित देशों का समूह है, डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुपिंग है। तो सामान्यतः जो 7 विकसित देश हैं उनकी जो बैठक G7 में होती है, तो जो प्रमुख विकासशील देश हैं, जैसे अगर हम भारत की बात करें या अन्य कुछ देश हैं, उनको इसमें बुलाया जाता है। भारत के साथ साथ अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी यूके के द्वारा इन्वाइट किया गया है G7 का जो जून 2021 में सम्मेलन आयोजित होने वाला है। और ये आयोजित कहाँ किया जा रहा है? ये कॉर्नवेल यूके में इसको आयोजित किया जा रहा है। तो ये G7 की जो बैठक है इसमें प्रधानमंत्री को एक तरह से आमंत्रित किया गया है। आप ध्यान रखें कि जनवरी में जो बोरिस जॉनसन का यहाँ विजिट होने वाला था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का, इंग्लैंड में कोरोना वायरस के जो केसेस बहुत तेजी से बढ़े, एक नया जो वेरिएंट आया, उसके बाद से उनका भारत का जो दौरा रद्द हुआ है। तो इसी कड़ी में हम देखें तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये एक न्योता दिया गया भारतीय प्रधानमंत्री को कि वो G7 की जो बैठक है उसमें भाग लें। और माना जा रहा है कि इस बैठक के पहले यानी जून 2021 के पहले बोरिस जॉनसन भारत का एक विजिट कर सकते हैं। तो भारत और इंग्लैंड के बीच में जो संबंधों की मजबूती है उसको भी दिखाता है और साथ साथ
विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का जो महत्व है उसको भी ये दर्शाता है, क्योंकि जो विकसित देशों का सम्मेलन है वहां पर भारत के महत्व को एक तरह से स्वीकार किया जा रहा है। G7 जैसे हमने बात की कि ये डेवलप्ड या विकसित देशों का एक तरह से समूह है, और इसकी स्थापना का अगर हम देखें 1975 में फ्रांस के शहर रैम्बोल्ट में एक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें 6 देशों ने भाग लिया, और उन्हें G7 के, आप ध्यान रखें, 6 मूल सदस्य कहा जाता है, यानी ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज कहा जाता है। और ये 6 देश अगर हम देखें तो इसमें शामिल जो देश थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी और इटली। तो ये 6 देश यहाँ पर बैठक में उन्होंने भाग लिया, और एक तरह से जो संगठन अस्तित्व में आया वो अस्तित्व में क्या आया, G6। आगे चलकर एक साल के बाद ही आप देखें 1976 में 1976 के पार्ट पर कनाडा ने इसमें अपने आप को शामिल किया। तो कनाडा के 1976 में शामिल होने के बाद जो G6 है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, G7। यानी अगर हम G7 में देखें तो कनाडा सबसे लास्ट में एक तरह से या सबसे अंत में शामिल होने वाला सदस्य है। आगे चलकर G7 का भी विस्तार हुआ जब 1997 के पार्ट पर रूस इसमें शामिल हुआ और G7 बदल गया G8 में, लेकिन वर्तमान में हम G7 कहते हैं। तो इसका कारण यह है कि 2013 में रूस ने क्रीमिया, यूक्रेन का एक क्षेत्र है जिस पर रूस अपना नियंत्रण मानता है, और रूस ने क्रीमिया पर एक तरह से आक्रमण करके अपना कब्जा करके उसे अपने देश में मिला लिया। तो जो अन्य देश थे, जैसे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, उन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध स्वरूप G8 जो संगठन है जिसमें रूस शामिल था उसमें से रूस को एक तरह से निष्कासित कर दिया गया, उससे अलग कर दिया गया। यानी 2013 में रूस को जब हटाया गया G8 से, तो G8 दोबारा आपका परिवर्तित किसमें हो गया, G7। तो आप सीक्वेंस ध्यान रखें कि जो शुरुआत हुई है वो G6, आगे चलकर ये G7 में कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद G8 में, और दोबारा ये आपका वर्तमान में किसमें कन्वर्ट हो चुका है, G7 में। तो ये एक तरह से जो प्रमुख इसमें सदस्य देश हैं और जो स्वरूप है G7 का वो। आप ध्यान रखें कि G7 का कोई ऐसा मुख्यालय या हेडक्वार्टर एज सच नहीं है, और इनकी बैठक है वो वार्षिक आधार पर जो भी सदस्य देश हैं उनमें रोटेशन के आधार पर आयोजित की जाती है। जैसे 2021 की जो बैठक है जून में, वो कॉर्नवेल यूके में आयोजित की जा रही है। अगले हम अपने फाइनेंशियल अफेयर्स या वित्तीय मामलों पर आते हैं, और यहां पर ये न्यूज है कि एक्साइज ड्यूटी यानी जो उत्पाद शुल्क का संग्रह है उसमें 48% की एक तरह से बढ़ोतरी हुई है, और माना जा रहा है कि 2019 में जो आंकड़ा था उससे एक तरह से ज्यादा हो चुका है। कितना, 48% की वृद्धि हुई है। अगर हम समय सीमा देखें कब से कब, ये समय सीमा अप्रैल से नवंबर, यानी अप्रैल से नवंबर 2020 के जो आंकड़े आए हैं उनकी तुलना अगर हम 2019 के आंकड़ों से करें तो ये वर्तमान में 1,96,342 करोड़ है, जो 2019 में क्या था, 1,32,899 करोड़। तो आप देख रहे हैं कि एक बड़ा यहां पर एक जंप आया है भारत सरकार के जो भी एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क का जो संग्रह होता है उसमें। तो वर्तमान में अगर सरकार का कर संग्रह बढ़ता है तो ये सरकार के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार को कोविड-19 में बड़े पैमाने पर व्यय करने की आवश्यकता है। अगर एक्साइज ड्यूटी में इतनी ज्यादा वृद्धि आ रही है या उत्पाद शुल्क संग्रह में इतनी बढ़ोतरी हो रही है तो कारण क्या है, क्योंकि आप सभी जीएसटी से परिचित हैं। जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये क्या है, ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर का जो सुधार किया गया तो प्रमुख अप्रत्यक्ष करों को इसमें मिला दिया गया। जैसे हम उत्पाद शुल्क की बात करें या सेवा कर की बात करें, तो ये अगर शामिल कर दिए गए तो अभी भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कैसे ली जा रही है। तो आप ध्यान रखें कि जब भारत में जीएसटी का सुधार लागू किया गया तो बहुत से राज्यों ने अलग अलग वस्तुओं पर विरोध किया कि वो उनको जीएसटी में नहीं लाना चाहते थे। और इसी क्रम में आप ध्यान रखें कि पेट्रोल की बात करें या डीजल की बात करें या लिक्वर यानी अलग अलग प्रकार की जो शराब है उसकी हम बात करें, इसको अभी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि पेट्रोल, डीजल और साथ साथ लिक्वर या शराब की बात करें तो इसके ऊपर जो भी एक्साइज होता है वो राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा अभी भी आरोपित किया जाता है। खासतौर पर अगर हम शराब की बात करें तो शराब का जो टैक्स है वो पूर्ण रूप से राज्य इकट्ठा करते हैं। पेट्रोल डीजल पर अगर हम देखें तो केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज लगाया जाता है। जबकि अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्य पेट्रोल डीजल का जो भी व्यापार होता है उस पर उनके द्वारा सेल्स टैक्स यानी बिक्री कर
या वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स या मूल्य वर्धित कर उसको आरोपित करते हैं। तो राज्यों को जो सेल्स टैक्स या वैट से आमदनी होती है पेट्रोल डीजल पर, वो उनके कर का बड़ा स्रोत है। उसी के साथ साथ केंद्र सरकार को सेंट्रल एक्साइज यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क के माध्यम से भी पेट्रोल डीजल से बड़ा कर प्राप्त होता है। तो भारत सरकार की तरफ से अगर हम देखें, यानी अगर हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का हिस्सा सिर्फ देखें, तो यहां पर बहुत ज्यादा इसमें वृद्धि की गई है। और इस वृद्धि के कारण ही हुआ यह है कि भारत में जो कलेक्शन आ रहा है एक्साइज ड्यूटी का, वो केंद्र सरकार का बढ़ा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर भारत सरकार की तरफ से जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है उसमें बढ़ोतरी की गई है। अब इसका अंदाज लगाइए कि भारत सरकार को जितना केंद्रीय उत्पाद शुल्क मिलता है उसमें पेट्रोल से 39% और डीजल से लगभग 42.5% मिलता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो पेट्रोल डीजल का व्यापार है उससे बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्त होता है। और अगर आप राज्यों का बिक्री कर या वैट जो लगाया जा रहा है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इन सभी को मिला दें तो पेट्रोल और डीजल की जो कीमत होती है उनकी कीमत का लगभग 2/3 जो हिस्सा है वो इस करों से आ जाता है। यानी अगर मान लीजिए पेट्रोल 100 रुपए लीटर है तो 2/3 यानी लगभग 66 के आसपास हुआ। तो लगभग 66 रुपीज जो है वो टैक्स के रूप में है, जिसमें केंद्र भी लगा रहा है, राज्य भी लगा रहा है। आप सभी इस चीज को देखते होंगे कि अलग अलग शहरों में, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में पेट्रोल डीजल के दाम अलग अलग होते हैं। कारण क्या है कि राज्यों के द्वारा इस पर अलग अलग कर आरोपित किए जाते हैं। तो इस कारण से इनके मूल्यों में एक परिवर्तन आपको दिखता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में हमेशा विवाद रहता है कि पेट्रोल डीजल के जो मूल्य हैं उनको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो परिवहन का प्रमुख साधन है, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो अलग अलग वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं। तो केंद्र सरकार राज्यों को कहती है कि आप क्या करिए, आप बिक्री कर को घटा दीजिए, आप वैट को कम कर दीजिए, जिससे पेट्रोल डीजल सस्ता बना रहे। और राज्य सरकारें केंद्र सरकार से क्या कहती हैं कि आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को घटा दीजिए जो आपने लगाया है। तो केंद्र सरकार अपना शुल्क नहीं घटाना चाहती, ना राज्य सरकारें घटाना चाहती हैं, क्योंकि दोनों को ही इन करों से आमदनी होती है, राजस्व प्राप्त होता है। और ये राज्य और केंद्र के बीच में पेट्रोल डीजल के जो मूल्य हैं उनको नियंत्रित करने के एक बड़े विवाद के रूप में माना जाता है। तो प्रमुख रूप से आपको जो पॉइंट यहां ध्यान रखना है कि एक्साइज ड्यूटी का जो हिस्सा है वो पूर्ण रूप से पेट्रोल डीजल की बात करें या साथ साथ अगर हम बात करें शराब पर, तो वो अभी पूर्ण रूप से आपका जीएसटी में शामिल नहीं है। ये अभी भी जैसे शराब पर राज्य लगाते हैं और पेट्रोल डीजल पर राज्य और केंद्र दोनों अलग से लगा रहे हैं, तो ये जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। ये आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है। और पेट्रोल डीजल के दाम वृद्धि का या मूल्य बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है कि केंद्र और राज्य के जो भी टैक्सेस लगते हैं पेट्रोल डीजल में, उनमें ज्यादा वृद्धि की गई है, जिस कारण से जो कलेक्शन आ रहा है एक्साइज ड्यूटी का वो बढ़ता जा रहा है। तो एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार लगा रही है या सेल्स टैक्स जो राज्य लगा रहे हैं वो बढ़ रहा है, जिस कारण से केंद्र और राज्यों को इससे जो आमदनी मिल रही है पेट्रोल डीजल से वो बढ़ रही है। और एक बड़ा कारण एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार की बढ़ी है वो। अपने नेक्स्ट एडिशन पर आते हैं और ये नेशनल इंटरनेशनल पर्संस यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यक्तित्व हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर हमने जो 2 व्यक्तित्व लिए हैं, ये वर्तमान में अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो 20 जनवरी को एक तरह से शपथ लेने वाले हैं, उनके द्वारा अपना जो प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन है उसको घोषणा की जा रही है समय समय पर। यानी कौन कौन लोग हैं जो बाइडेन के प्रशासन में प्रमुख रूप से रहेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 प्रमुख व्यक्तियों की चर्चा करी है जिन्हें माना जा रहा है कि भारतीय अमेरिकी के रूप में ये सर्वोच्च 2 हैं जो सबसे ऊंचे पदों पर जो बाइडेन प्रशासन में रहेंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप ध्यान रखें तो जो बाइडेन प्रशासन की तरफ से 20 इंडो अमेरिकन यानी भारतीय अमेरिकी मूल के जो लोग हैं उनको प्रशासन में शामिल किया गया है। और इनमें लगभग 17 लोग ऐसे हैं जिनको शामिल किया गया है कहां पर, व्हाइट हाउस में। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाइडेन के द्वारा इंडो अमेरिकन को, भारतीय अमेरिकी जो मूल रूप से भारतीय हैं लेकिन अमेरिका में बड़े पैमाने पर सफल रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको अपने प्रशासन में बहुत नजदीकी या बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। और इसी कड़ी में आप देखिए नीरा टंडन को डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट। तो व्हाइट हाउस में जो ऑफिस मैनेजमेंट और बजट का है उसके निदेशक के रूप में नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है।
और एक दूसरा प्रमुख पद अगर हम देखें तो विवेक मूर्ति, इन्हें अमेरिका में सर्जन जनरल के पोस्ट पर एक तरह से नियुक्त किया गया है। तो विवेक मूर्ति और नीरा टंडन दो सर्वोच्च पदों पर बैठने वाले भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें जो बिडेन प्रशासन के द्वारा नॉमिनेट किया गया, अभी नामित किया गया है। जो बिडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये एक्टिव रूप में एक तरह से जो बिडेन के प्रशासन में अपना कार्य शुरू करेंगे। तो आप ध्यान रखें, नीरा टंडन और विवेक मूर्ति। आगे अगर हम पुस्तकें और पुरस्कार पर आते हैं तो हमने यहाँ पर 4 भारतीय लेखकों की प्रमुख जो पुस्तकें हैं उनको लिया है। पहली अगर हम देखें तो उर्जित पटेल की पुस्तक है ओवरड्राफ्ट। उर्जित पटेल आप सभी जानते हैं कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। दूसरी अगर हम पुस्तक देखें तो भारत में वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और प्रमुख लेखक भी हैं और उसके साथ साथ विदेश मामलों के बड़े एक्सपर्ट भी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़े सफल रूप में उन्होंने कार्य किया है। शशि थरूर और समीर सरन की ये बुक है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इंपरेटिव। शशि थरूर एंड समीर सरन। तीसरी बुक देखें तो जुगलबंदी, और ये बेसिकली अगर हम बुक की बात करें तो बीजेपी बिफोर मोदी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के 2014 के बाद आने के बाद उसके पहले का जो समय है, यानी जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रमुख रूप से बीजेपी का चेहरा थे, उसके संबंध में विनय सीतापति की इस पुस्तक में कहा गया है। तो नाम ध्यान रखें, जुगलबंदी, विनय सीतापति। चौथी बुक देखें तो अमीश त्रिपाठी। तो इनकी तरफ से देखें तो ये माइथोलॉजिकल बुक्स को लिखते हैं। आपने इनकी शिवा ट्रायोलॉजी की बुक्स को पढ़ा होगा या इनके बारे में सुना होगा। तो इसी कड़ी में अमीश त्रिपाठी की ये बुक है सोहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो ये 4 पुस्तकें आप ध्यान रखें, उर्जित पटेल, ओवरड्राफ्ट, शशि थरूर और समीर सरन की द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इंपरेटिव, जुगलबंदी, विनय सीतापति और सोहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, अमीश त्रिपाठी। स्पोर्ट्स न्यूज पर हम आते हैं तो यहां पर हमने फुटबॉल की जो प्रमुख सॉकर लीग्स हैं उनके संबंध में चर्चा की है। वर्तमान में हम देखें तो इंग्लिश प्रीमियर लीग या अन्य प्रकार के जो लीग हैं वो सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। कोविड-19 का प्रभाव जरूर पड़ा, लेकिन धीरे धीरे फिर से उनको संचालित करने की प्रक्रिया की जा रही है। अगर हम विश्व के सबसे बड़े 5 सॉकर लीग की बात करें, फुटबॉल लीग की बात करें, तो इनमें 5 के नाम आते हैं। पहले पर है इंग्लिश प्रीमियर लीग। ये कहां पर है? ये इंग्लैंड में एक तरह से आयोजित किया जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो सेरिया ए, ये कहां पर है? इटली। तीसरा स्पेन में ला लीगा, ये आपका ला लीगा का सिंबल है। और जर्मनी की सबसे प्रमुख जो सॉकर लीग है वह है बुंदेसलीगा, ये जर्मन सॉकर लीग है। और लास्ट में अगर हम देखें तो यूएसए, अमेरिका की सॉकर लीग है मेजर लीग सॉकर, एमएलएस। तो ये कहां की है? ये यूएसए की प्रमुख सॉकर लीग है। विश्व के 5 प्रमुख अगर हम फुटबॉल की लीग की बात करें तो ये हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग, सेरिया ए, स्पेनिश ला लीगा, जर्मन बुंदेसलीगा, मेजर लीग सॉकर अमेरिका में। जैसे आप क्रिकेट में देखें तो आईपीएल एक प्रमुख लीग है विश्व की, उसी तरह से फुटबॉल में इन 5 को आप ध्यान रखें। किन देशों से संबंधित है वो काफी महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के पार्ट पर एक जो प्रमुख हिस्सा है जिसमें अलग अलग फैक्ट की हम चर्चा करते हैं, यहां पर आज अगर हम बात करें तो हम चर्चा करने जा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व, यानी जैव मंडल के संबंध में। तो जब हम जैव मंडल की बात करते हैं तो ये यूनेस्को का 1971 का एक प्रोजेक्ट है जिसको MAB प्रोजेक्ट कहा जाता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो ये MAB जो प्रोजेक्ट है 1971 का, इसके अंतर्गत जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, वो चाहे कोई भी आपका जमीन का स्थल हो, टेरेस्ट्रियल पार्ट हो, या कोई समुद्री मैरीन हो, या कोस्टल यानी तटीय इकोसिस्टम है, उनको संरक्षित करने के लिए प्रयास किया जाता है। और इस कड़ी में अलग अलग देश एक तरह से उनकी सरकारें शामिल हैं। तो इसीलिए जब हम MAB की बात करते हैं, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, तो ये यूनेस्को क्या है? इंटर गवर्नमेंटल, यानी अंतर सरकारी एक तरह का ये कार्यक्रम है। 1971 से यूनेस्को के द्वारा संचालित किया जा रहा है। भारत भी इसमें शामिल है। अगर हम वर्तमान के नवीनतम आंकड़े देखें यूनेस्को की तरफ से तो 129 देशों में वर्तमान में 714 जैव मंडल अलग अलग जगह उनको बनाया गया है, या अलग अलग देशों के द्वारा उसको सीमांकित किया गया है। इसमें 21 ऐसे हैं जो ट्रांस बाउंड्री हैं। देखिए, जब हम ट्रांस बाउंड्री की बात करते हैं इसका मतलब एक से ज्यादा देशों में वो जैव मंडल विस्तारित है। तो कितने हैं टोटल? 714। जहां तक हम भारत की बात करें तो भारत में अगर हम देखें तो वर्तमान में कितने हैं? 18 जैव मंडल संचालित हैं। तो भारत में 18 जैव मंडल संचालित हैं। इनको हम देखते हैं। कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, मानस असम में, डिब्रू सैखोवा भी असम में, नौक्रेक मेघालय, देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा,
अचानक मार, अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक तरह से सीमा का भाग है, प्रमुख रूप से एमपी में है, कुछ इलाका छत्तीसगढ़ के पार्ट पर भी आ जाता है। साथ साथ पन्ना, पंचमढ़ी और गुजरात में अगर हम देखें तो कच्छ का रण। शेषाचलम पहाड़ियों की अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तो ये देखें तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के एक तरह से क्षेत्रों में फैला हुआ है, और ये भारत में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में। कौन सा? नीलगिरी। इसी के साथ साथ देखें आप गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु के पार्ट पर। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र में विस्तारित है। ग्रेट निकोबार का इलाका देखें तो ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके भाग में स्थित है। तो ये भारत में कुल 18 एक तरह के जैव मंडल है। तो पहला 1986 में नीलगिरी, और अंतिम अगर हम 18वां देखें तो ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व था, इसको घोषित किया गया था 2011 में। इसी के साथ साथ जो जैवमंडल हैं उनमें डायरेक्टली कुछ ऐसे होते हैं जो यूनेस्को के द्वारा संरक्षित हैं, यानी यूनेस्को के द्वारा लिस्ट में जिन जैवमंडल को शामिल किया जाता है उन्हें यूनेस्को संरक्षित जैवमंडल कहा जाता है। तो भारत में अगर हम देखें 2020 के पहले तो इनकी संख्या 11 थी, लेकिन 2020 में एक और इसमें शामिल हो गया है, और भारत में टोटल अगर हम देखें तो हमारे यहाँ यूनेस्को संरक्षित जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी संख्या हो गई है कितनी? 12। तो सबसे पहले सन 2000 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की लिस्ट में एक तरह से शामिल किया गया। आगे चलकर देखें गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नौक्रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाय, कंचनजंगा 2018 में, और बिल्कुल लेटेस्ट आप ध्यान रखें कि 12वें नंबर पर 2020 में पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको शामिल कर दिया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। कहां पर? आपका मध्य प्रदेश में स्थित। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में जो प्रमुख तथ्य हैं उनको आप ध्यान रखें। जो हमने डिस्कशन किया उसके आधार पर जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। पहला, विच इज नॉट वन ऑफ द ब्रांच ऑफिस लोकेशन ऑफ एनआईए। एनआईए के शाखा कार्यालय स्थान में से एक नहीं है, यानी इनमें से 4 में कौन सा स्थान है जहां पर एनआईए का ब्रांच ऑफिस नहीं है? मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई। दूसरा देखते हैं, एनआईए वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर विच टेरर अटैक। एनआईए की स्थापना किस आतंकी हमले के बाद हुई थी? टेरर अटैक ऑन पार्लियामेंट, पुलवामा टेरर अटैक, मुंबई सीरियल ब्लास्ट, मुंबई टेरर अटैक। संसद पर आतंकी हमला, पुलवामा आतंकी हमला, मुंबई सीरियल बम धमाके या मुंबई आतंकी हमला। तीसरे क्वेश्चन को देखिए, विच वन इज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन G7। G7 में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है? यूएसए, यूके, जापान या कनाडा। फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं, विच आर इंक्लूडेड इन जीएसटी। जीएसटी में शामिल है, यानी इसमें से 4 में से आपको बताना है कि कौन सा जीएसटी में शामिल है। पेट्रोल, डीजल, डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई, लिक्वर, यानी पेट्रोल, डीजल, घरेलू एलपीजी आपूर्ति और लास्ट में शराब। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जीएसटी में अभी शामिल है। पांचवें क्वेश्चन को देखिए, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यू नॉमिनेटेड बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नए नामांकित बिडेन प्रशासन का हिस्सा कौन नहीं है? विवेक मूर्ति, नीरा टंडन, विदुर शर्मा और लास्ट में तुलसी गबार्ड। छठे क्वेश्चन को देखिए, विच वन इज द मेजर फुटबॉल लीग ऑफ जर्मनी। कौन सा जर्मनी का प्रमुख फुटबॉल लीग है? सीरिया ए, मेजर सॉकर लीग, ला लीगा या बुंदेसलीगा। सातवें क्वेश्चन को देखिए, हु इज द राइटर ऑफ बुक सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, चेतन भगत, अमिताभ मुखर्जी या अमीश त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर आपको पुस्तक और लेखक यानी जो बुक और राइटर हैं उसमें यह देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, यानी सही मिलान नहीं है। तो एक तरफ बुक है, दूसरी तरफ राइटर। तो यहां पर बुक और राइटर को देखिए, ओवरड्राफ्ट उर्जित पटेल, जुगलबंदी विनय सीतापति, न्यू वर्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इंपरेटिव शशि थरूर, ग्रीन लाइट्स अमीश त्रिपाठी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्टली या सही से मिला हुआ नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज द न्यूली एडेड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इन यूनेस्को लिस्ट। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का नया बायोस्फीयर रिजर्व नौक्रेक, डिब्रू सैखोवा, सिमलीपाल या पन्ना। और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको बताना है, यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा इनको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास है, कच्छ का रण सिमलीपाल, कच्छ का रण मानस, कोल्ड डेजर्ट डिब्रू सैखोवा
और कक्षकरण डिब्रू सैखोवा। तो आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा बायोस्फीयर कौन है भारत का, वो इन चारों ऑप्शन में बताने हैं। ये हमारे 18 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स थे। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के करंट अफेयर्स हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं उनको आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर जरूर प्रैक्टिस करें। और बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।